हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहिद खान आज आप लोगों को क्लास 8 के कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाता हूं। तो पहला चैप्टर जो हमारा है वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो आइए आज हम लोग जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ते हैं, जो क्लास 8 का पहला चैप्टर है। देखिए, हम इस अध्याय में हम लोग जो है नेटवर्किंग से संबंधित जो है महत्वपूर्ण और मनोरंजक विषय का अध्ययन करेंगे। हम सभी एक दूसरे से बात करने और सूचनाओं को कम से कम समय में एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए टेलीफोन का प्रयोग करते आ रहे हैं, है ना। और भी साधन है, जैसे मोबाइल है। तो ये सारे कम्युनिकेट करने के साधन हैंगे। तो टेलीफोन जो है संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। आपने देखा होगा हर जगह जो है इसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे से बात कर लेते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो, और हम लोग जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे को कई प्रकार से जोड़े हुए हैं। संपूर्ण विश्व में एक दूसरे से जुड़े टेलीफोन नेटवर्किंग का निर्माण करते हैं। यानी जो टेलीफोन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो एक प्रकार का क्या बनाते हैं, टेलीफोन नेटवर्किंग बनाते हैं। इसी प्रकार सूचनाओं को अर्जित करने तथा उन्हें साझा करने के लिए जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को किसी माध्यम की सहायता से, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सूचनाओं को अर्जित करने अथवा उन्हें साझा करने के लिए जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को किसी माध्यम की सहायता से परस्पर संपर्क में लाया जाता है तो इस व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। तो आइए हम लोग जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में जान लेते हैं, इससे क्या फायदे हैं हमारे। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग द्वारा डिवाइसों को साझा किया जा सकता है, ठीक है। यानी अगर दो डिवाइस के हमें जो भी उसमें डेटा है उसमें उसको साझा करना है तो उसको आपस में जोड़ा जाता हैगा, इसी को ही कंप्यूटर नेटवर्किंग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे एक दफ्तर में स्थित सभी कंप्यूटरों को नेटवर्किंग के द्वारा जोड़ा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग द्वारा जोड़ा जाता है ताकि एक लेजर प्रिंटर का प्रयोग में ला सके। अगर मान लीजिए से एक ऑफिस में कई सारे कंप्यूटर हैं और उसमें जो भी डेटा पड़ा हुआ हैगा उन सबका डेटा को साझा करना हैगा और एक ही प्रिंटर के द्वारा जोड़ करके उससे हम लोग जो है निकाल सकते हैं सारा डेटा। इसी तरह से एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों में संचित सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जा सकता हैगा, ठीक है, ताकि समय समय पर उनका उपयोग किया जा सके। तो इस तरह से ये कंप्यूटर नेटवर्किंग के लाभ हैं। हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है कंप्यूटर नेटवर्किंग की, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। आज कंप्यूटर नेटवर्किंग किसी भी संस्था का अभिन्न अंग हो गया है, ध्यान रखिएगा। सब लोग जो है आपने देखा होगा सभी ऑफिस में, है ना, जो है अब कंप्यूटर का यूज होता हैगा और कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया जाता हैगा। तो सबसे पहले इसका जो आवश्यकता हैगी कि डिवाइस का साझा। नेटवर्क में सभी कंप्यूटर डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, फैक्स मशीन, मॉडेम और स्कैनर साझा कर सकते हैं। यानी कि इसका ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है जोड़ करके सारे एक ऑफिस के सारे कंप्यूटर प्रिंटर को आपस में जोड़ा जा सकता है, कहने का मतलब है सारी डिवाइसों को। दूसरा है फाइल और डाटाबेस का साझा करना। कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा फाइलों को साझा किया जा सकता हैगा। जैसे भी आपको बताया कि कंप्यूटर के द्वारा जो है हम लोग जो भी इसका डेटा है आपस में साझा कर सकते हैं। एक ही समय में डेटाबेस में स्थित डाटा पर अनेक लोग कार्य कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए वही डेटा आपको चाहिए है और उसी डेटा पे दूसरे व्यक्ति को कार्य करना है तो एक ही समय पर जो है उसी डेटा पर, है ना, कई कंप्यूटर जोड़ करके काम किया सकता है। जैसे मान लीजिए एक स्कूल में फीस जमा होनी है, एक कंप्यूटर पर वही काम कर रहा है, दूसरा जो है वही सॉफ्टवेयर पर उसी डेटा पर जो है दूसरा व्यक्ति भी काम कर सकता हैगा, दूसरा व्यक्ति भी फीस जमा कर सकता है, सारे काम कर सकता है। तो इस तरह से ये आपस में लोग जोड़ सकते हैं। तीसरा आवश्यकता है कि संचार उपलब्धता। कंप्यूटर नेटवर्क के ईमेल और मैसेज के द्वारा जो है लोगों को संचार की सस्ती, अधिक और भरोसेमंद और आसान व्यवस्था उपलब्ध कराता है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा जो है हम लोग ईमेल और मैसेज जो है आसानी से दूसरों को भेज सकते हैं। आपने देखा होगा ईमेल का कोई चार्ज नहीं लगता, मैसेज का कोई चार्ज नहीं लगता हैगा, है ना। अगर हमारे सिस्टम में नेटवर्क हैगा, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है हमारा सिस्टम, तो हम लोग आसानी से दूसरों को ईमेल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं और, है ना, सेकंडों में जो है दुनिया के किसी भी कोने में जो है हमारा मेल और मैसेज पहुंच जाता हैगा और अधिक भरोसेमंद के साथ। यानी कि जिसे आपने मेल भेजा है केवल वही व्यक्ति ही आपका मेल या मैसेज को पढ़ेगा, अन्य कोई व्यक्ति भी इसे नहीं देख पाएगा। तो ये व्यवस्था रहती हैगी। और इसके बाद हम लोग जानते हैं नेटवर्क के प्रकार के बारे में। तो टाइप ऑफ नेटवर्क क्या होते हैंगे, तो नेटवर्क का वर्गीकरण जो है उनकी भौगोलिक दूरियों के आधार पर किया जाता है और ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1,
लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं लैन, है ना। लैन का फुल फॉर्म जो है वो यही है, लोकल एरिया नेटवर्क। ध्यान रखिएगा, कई बार जो है छोटे क्वेश्चन में या फुल फॉर्म के रूप में से पूछ लिया जाता है कि लैन का पूरा नाम बताइए, तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है, जैसे किसी कार्यालय, किसी विद्यालय अथवा किसी एक ही इमारत में स्थित किसी उद्योग में हो सकती है। देखा होगा जैसे हम लोग घरों में या ऑफिस में जो नेटवर्क यूज़ करते हैं वो यही लोकल एरिया नेटवर्क होता हैगा। जैसे आपने देखा नहीं कि वाईफाई लगा होता है बहुत से ऑफिस में, स्कूल में, है ना, घरों पर या किसी बिल्डिंग्स में, तो वो इसी का उपयोग होता है लोकल एरिया नेटवर्क का, यानी लैन का। इसमें केबल के द्वारा जो है इनके पार्ट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। प्रायः लैन के केबल कोएक्सियल या ऑप्टिक के होते हैं। इसकी संचार गति बहुत अधिक होती है और संचार की कमियों का डाटा जो होता है इसमें लॉस कम होता है, ध्यान रखिएगा। और लैन में बड़े नेटवर्क की अपेक्षा कम लागत आती है, ठीक, यानी इसमें कम खर्च आता है, कम। दूसरा नेटवर्क का प्रकार है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन। ये मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। यह नेटवर्क जो होता है यह व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप से किसी मेट्रोपॉलिटन महानगरों की इमारतों को आपस में जोड़ता है, यानी एक इमारत से दूसरी इमारत को जोड़ने का काम करता है। मतलब एक बिल्डिंग में जो नेटवर्क है और दूसरी बिल्डिंग, उसी शहर की दूसरी बिल्डिंग को अगर जोड़ना है नेटवर्क के द्वारा तो इसका उपयोग किया जाता है। इसका आकार तथा कंप्यूटरों की संख्या लैन से बड़ी होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक एरिया से लेकर के दूसरे एरिया, यानी कि एक बिल्डिंग से लेकर दूसरी बिल्डिंग के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है, ये नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। मैन की तुलना टीवी नेटवर्क से भी की जा सकती हैगी, ठीक है। और तीसरे प्रकार का जो नेटवर्क है वह है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी इसे शॉर्ट में बोलते हैं वैन, ठीक है। तो जो आपके नेटवर्क हैं वो 3 प्रकार के हैंगे। नंबर 1 लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, नंबर 2 मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क देखिए, ध्यान रखिएगा, यह एक सार्वजनिक नेटवर्क है जो एक विस्तृत क्षेत्र में स्थापित होता है। यह एक देश को अनेक देश से जोड़ता है, यानी अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री को नेटवर्क के द्वारा जोड़ना है तो फिर इस नेटवर्क का उपयोग होता है, यानी वैन का उपयोग किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जोड़ने में नेटवर्क के माध्यम से। वैन में 2 या 2 से अधिक लैन को आपस में जोड़ा जाता है। यह लिंक टेलीफोन के माध्यम से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए जो है उपग्रह यानी जो सैटेलाइट होते हैं या रॉकेट रेडियो का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वैन की तुलना जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम नेटवर्क से भी की जा सकती हैगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी पे क्लाइंट सर्वर और नेटवर्क्स या पीयर टू पीयर नेटवर्क्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग के आधार पर जो है कंप्यूटर नेटवर्क को 2 भागों में बांटा गया हैगा, ठीक है। पहला हैगा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और दूसरा है पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। तो पहले क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के बारे में पढ़ लेते हैं। नेटवर्क क्लाइंट को एप्लीकेशन और सेवा प्रदान करने के लिए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पर एक सर्वर होता है। इस प्रकार अनेक सर्वर हो सकते हैं जो विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं, अथवा केवल सर्वर अनेक सेवाएं प्रदान कर सकता है। बड़े नेटवर्क पर अनेक सर्वर और छोटे नेटवर्क पर एक सर्वर होता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एक सामान्य और सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क होता है, ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, है ना, क्लाइंट सर्वर के द्वारा किस तरह से कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जा रहा हैगा। तो क्लाइंट सर्वर जो होता है नेटवर्क सर्वर द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सुविधाएं इस प्रकार से हो सकती हैं, जैसे नेटवर्क में लॉगिन करने वाले यूजर्स का यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है, इसमें जांचना होता हैगा। फाइल और प्रिंटर आदि एक्सेस करना होता है, इसमें एप्लीकेशन एक्सेस करनी होती है, और यूज़र की मेल को एक यूज़र से दूसरे यूज़र को पर भेजना, है ना, अनेक मेल बॉक्स की व्यवस्था करना, ये सब हम लोग जो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के द्वारा करते हैंगे। दूसरा है नेटवर्क पीयर टू पीयर नेटवर्क। इस नेटवर्क में सर्वर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, तथा यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार डिस्क स्पेस तथा संसाधन जैसे कि प्रिंटर, मॉडेम आदि का साझा कर सकता है। इसके अंतर्गत संगठित वर्क ग्रुप में
के रूप में ये काम करता है। इसके अंतर्गत हम जो है नेटवर्क पर किसी भी नोड पर लॉगिन करते हैं तो हम आसानी से कोई ना कोई संसाधन नेटवर्क के उपयोग कर सकते हैंगे जो पासवर्ड द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क का जो प्रयोग किया जाता है उसमें द्वारा हम लोग जो है यूज़र्स की संख्या इसमें कम होनी चाहिए। दूसरा है नेटवर्क क्षेत्र कम हो, अर्थात एक ऑफिस या एक बिल्डिंग के अंदर ही हो, तभी हम इसका उपयोग कर सकते हैंगे। तीसरा है भविष्य में नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता ना हो। चौथा, नेटवर्क पर सुरक्षा एक मुख्य कारक ना हो। और पांचवा है केवल सामान्य नेटवर्क सेटअप और व्यवस्था की आवश्यकता हो। तो इस तरह से जो है पीयर टू पीयर नेटवर्क का उपयोग किया जाता हैगा। नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी। आइए नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है इसे जानते हैं हम लोग। तो टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है, यानी नेटवर्क की जो आकृति या लेआउट होती है उसी को ही हम लोग जो है नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क के विभिन्न नोड किस प्रकार एक दूसरे से संयोजित होते हैं तथा कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं उससे नेटवर्क का टोपोलॉजी ही निर्धारित करता है। टोपोलॉजी फिजिकल या लॉजिकल होते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ समानता है प्रयोग किए जाने वाले टोपोलॉजी जो है यहाँ पर हम लोग आपको बताने जा रहे हैं, जैसे बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। तो ये मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले टोपोलॉजी हैं। पहला है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी जो है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक ही तार जिसे बस कहते हैं से जुड़े होते हैं। किसी भी कंप्यूटर से डेटा का संचार अन्य कंप्यूटरों में दोनों दिशाओं में होता है। सभी कंप्यूटर तथा अन्य डिवाइसेस उस तार द्वारा एक क्रम में जुड़े होते हैं। तार के प्रारंभ में तथा अंत में एक विशेष प्रकार का डिवाइस लगा होता है जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। ठीक, आप देख रहे होंगे चित्र में जैसा कि टर्मिनेटर लगे हुए हैंगे लास्ट में। इसका काम संकेतों को एक प्रकार से नियंत्रित करना होता है। बस टोपोलॉजी का एक लाभ यह है कि इसे स्थापित करना सरल होता है, यानी आसानी से बस टोपोलॉजी को हम लोग जो है स्थापित कर सकते हैं। यदि तार में कोई टूट या ब्रेक है तो यह नेटवर्क काम नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं से भी ये तार ब्रेक या टूटा हुआ है तो ये फिर नेटवर्क काम नहीं करेगा। देखिए इसके लाभ क्या हैंगे। बस टोपोलॉजी के जो लाभ हैं, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि बस टोपोलॉजी के लाभ और हानि बताइए, तो इसे ध्यान से समझिएगा। बस टोपोलॉजी के जो लाभ हैं, सभी कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए कम तार का उपयोग होता है, यह इसका फ़ायदा हैगा, यानी कम तार की आवश्यकता पड़ती है। तार का जाल बहुत सरल होता है और स्थापना और रखरखाव भी बहुत आसान होता है, यानी इसे आसानी से स्थापित कर सकते हैं और मेंटेनेंस की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती हैगी। दूसरा है इसमें नए नोड जोड़ना और पुराने नोड हटाना बहुत आसान होता है। अगर मान लीजिए कोई इसमें नया सेटअप लगाना है, नया नोड लगाना है, तो आसानी से हम लोग इसे जोड़ सकते हैंगे या फिर हटा सकते हैंगे। तो ये तो इसके लाभ हो गए। दूसरा इसके आगे अब आइए हम लोग इसके जो हानियाँ हैं, डिसएडवांटेज हैं, उसके बारे में देख लें। तो पहली हानि है यदि नेटवर्क में प्रयुक्त तार अथवा टी टाइप कंडक्टर जो कनेक्टर होते हैं में कहीं कोई खराबी आ जाती है तो नेटवर्क कार्य नहीं करता। जैसे कि बताया था, अगर कहीं से ये इसका तार ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो ये फिर ये पूरा नेटवर्क काम नहीं करता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज, इसकी हानि है। क्योंकि सभी कंप्यूटर एक ही तार से जुड़े होते हैं, इसलिए खराबी ढूंढना और इसे ठीक करने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। क्योंकि आपने देखा इसमें सारे कंप्यूटर जो है एक ही तार से जुड़े हुए हैं, तो ये तार कहाँ से ब्रेक हुआ, कहाँ से टूटा हैगा, इसे ढूंढना थोड़ा कठिन होता हैगा। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो है रिंग टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में कोई होस्ट या हब, एक लंबी हब नहीं होती है। सभी कंप्यूटर जो है एक गोलाकार आकृति के रूप में जुड़े होते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं कि प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़ा होता है, इसलिए कोई मास्टर हब नहीं होता है इसमें। इस नेटवर्क में डाटा का केवल एक दिशा में संचार होता हैगा। इस नेटवर्क की हानि यह है कि किसी एक कंप्यूटर में खराबी होने पर जो है नेटवर्क को बाधित कर देती है, यानी पूरा जो नेटवर्क बाधित हो जाता है। अगर मान लीजिए, क्योंकि एक रिंग के रूप में है, आप देख रहे हो वैसे, अगर इसमें एक कंप्यूटर जैसे एक चेन है, चेन की अगर एक कड़ी खराब हो जाती है तो पूरी चेन टूट जाती है। इसी प्रकार से ऐसी ही इसमें भी जो पूरा रिंग बना हुआ है, अगर इसमें एक कंप्यूटर खराब हो गया है एक, तो पूरे जो नेटवर्क है इसका काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। इसके देखिए लाभ क्या है। इस टोपोलॉजी में कनेक्शन की संख्या कम होती है। इस व्यवस्था में केबल कम लंबाई में होते हैं,
यानी यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत कम केबल में जो है ये इतने सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो गए हैंगे, तो केबल की लंबाई कम होती है। अब देखिए हानियाँ क्या है इसके डिसएडवांटेज जो हैं। इस टोपोलॉजी में किसी भी एक कंप्यूटर के ख़राब होने पर पूरा नेटवर्क बाधित हो जाता है। जैसा भी आपको बताया कि अगर एक कंप्यूटर ख़राब है तो पूरा नेटवर्क बाधित हो जाता है, काम नहीं करता है। जब तक उस कंप्यूटर को हटाया ना जाए नेटवर्क बाधित रहता है। दूसरा, क्षेत्र का विस्तार करना अथवा नेटवर्क को अच्छा करना कठिन होता है, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तीसरी प्रकार की जो टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर जो है यानी नोड एक होस्ट कंप्यूटर द्वारा जो है जुड़े होते हैं, और यह होस्ट जो है कंप्यूटर हब कहलाता हैगा। जैसे आप बीच में देख रहे हो, है ना, ये होस्ट लगा हुआ है, कंप्यूटर हब लगा हुआ है जिससे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। दो कंप्यूटरों में डाटा संचरण हब में से होकर जाता है। अगर मान लीजिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा पहुंचना है तो वो कहाँ से होकर जाएगा? हब से होते हुए जाएगा। हम इस नोड्स की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इस नेटवर्क में और कंप्यूटर आसानी से जोड़े जा सकते हैं। हब के अतिरिक्त किसी भी कंप्यूटर में खराबी नेटवर्क को प्रभावित नहीं करती है। अगर मान लीजिए कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है और आपका हब सही काम कर रहा है तो बाकी कंप्यूटर काम करते रहेंगे। अगर हाँ हब खराब हो जाता है तो फिर सारे कंप्यूटर बाधित होंगे। अन्यथा अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कंप्यूटर खराब होता है तो सारे कंप्यूटर जो है वर्क करते रहते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई बाधित नहीं होता हैगा। इसके बाद देखिए इसके लाभ क्या हैंगे। तो प्रत्येक कंप्यूटर हब से अलग केबल द्वारा जुड़ा होता है, ये सबसे पहले फ़ायदा होता हैगा। यानी सारे कंप्यूटर जो हैं अलग अलग जुड़े हुए हैं, केवल हब से कनेक्ट है, यानी कि इसलिए खराबी को ढूंढना और उसको दूर करना सरल होता है। मान लीजिए ये कंप्यूटर खराब है, मालूम पड़ेगा ये कंप्यूटर खराब है, उसको ठीक कर लिया जाएगा इसमें, क्योंकि बाकी कंप्यूटर तो वर्क कर रहे हैंगे। यदि कोई केबल लगाई गई है अथवा हटाई गई है तो ये संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित नहीं करती है, तो ये इसमें लाभ है। इसके बाद इसके हानियाँ देख लें हम लोग। इस नेटवर्क में केबल की लंबाई अधिक होने के कारण ये काफ़ी खर्चीला पड़ता है। आपने देखा होगा प्रत्येक कंप्यूटर के लिए हम लोग जो अलग केबल की आवश्यकता पड़ रही हैगी। एक नए कंप्यूटर को जोड़ने के लिए उसे हब तक जोड़ा जाता है, इसके कारण एक अलग केबल की आवश्यकता पड़ती हैगी। यदि हब खराब हो जाए तो संपूर्ण नेटवर्क फिर फेल हो जाता हैगा, तो ये इसकी हानियाँ हैंगी। इसके बाद देखिए प्रोटोकॉल क्या होता हैगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क को सुचारू रूप से कार्य कराने के लिए नेटवर्क को कुछ नियमों का पालन करना होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर कंप्यूटर नेटवर्क को सुचारू रूप से काम कराना हैगा तो कुछ नेटवर्क के कुछ नियम होते हैं, हमें उसे फॉलो करना होता है, उसका पालन करना होता है। इन्हीं नियमों को ही क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल। समझ में आए प्रोटोकॉल क्या होता हैगा कि कंप्यूटर नेटवर्क को सुचारू रूप से कार्य कराने के लिए नेटवर्क के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इन्हीं नियमों को ही प्रोटोकॉल कहते हैं। जो कंप्यूटर प्रोटोकॉल का पालन करते हैं उनमें चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उनमें डाटा का संचरण आसानी से हो जाता है। प्रोटोकॉल के कुछ उदाहरण जो हैं अब आपको बताने जा रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का प्रयोग जो है वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के माध्यम से HTML पेज संचरण के लिए होता है। आप चित्र में देख रहे हैं कि प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़ा होता है, इसलिए कोई मास्टर हब नहीं होता है इसमें। इस नेटवर्क में डाटा का केवल एक दिशा में संचार होता हैगा। इस नेटवर्क की हानि यह है कि किसी एक कंप्यूटर में खराबी होने पर जो है नेटवर्क को बाधित कर देती है, यानी पूरा जो नेटवर्क बाधित हो जाता है। अगर मान लीजिए क्योंकि एक रिंग के रूप में है, आप देख रहे हो वैसे, अगर इसमें एक कंप्यूटर जैसे एक चेन है, चेन की अगर एक कड़ी खराब हो जाती है तो पूरी चेन टूट जाती है। इसी प्रकार से ऐसी इसमें भी जो पूरा रिंग बना हुआ है, अगर इसमें एक कंप्यूटर ख़राब हो गया है एक तो पूरे जो नेटवर्क है इसका काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। इसके देखिए लाभ क्या है। इस टोपोलॉजी में कनेक्शन की संख्या कम होती है। इस व्यवस्था में केबल कम लंबाई में होते हैं, यानी यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत कम केबल में जो है ये इतने सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो गए हैंगे, तो केबल की लंबाई कम होती है। अब देखिए हानियाँ क्या है इसके डिसएडवांटेज जो हैं। इस टोपोलॉजी में किसी भी एक कंप्यूटर के ख़राब होने पर पूरा नेटवर्क बाधित हो जाता है। जैसा भी आपको बताया कि अगर एक कंप्यूटर ख़राब है तो पूरा नेटवर्क बाधित हो जाता है, काम नहीं करता है। जब तक उस कंप्यूटर को हटाया ना जाए नेटवर्क बाधित रहता है। दूसरा, क्षेत्र का विस्तार करना अथवा नेटवर्क को अच्छा करना कठिन होता है, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तीसरी प्रकार की जो टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर जो है यानी नोड एक होस्ट कंप्यूटर द्वारा जो है जुड़े होते हैं, और यह होस्ट जो है कंप्यूटर हब कहलाता हैगा। जैसे आप बीच में देख रहे हो, है ना, ये
होस्ट लगा हुआ है, कंप्यूटर हब लगा हुआ है जिससे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। दो कंप्यूटरों में डाटा संचरण हब में से होकर जाता है। अगर मान लीजिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा पहुंचना है तो वो कहाँ से होकर जाएगा? हब से होते हुए जाएगा। हम इस नोड्स की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इस नेटवर्क में और कंप्यूटर आसानी से जोड़े जा सकते हैं। हब के अतिरिक्त किसी भी कंप्यूटर में खराबी नेटवर्क को प्रभावित नहीं करती है। अगर मान लीजिए कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है और आपका हब सही काम कर रहा है तो बाकी कंप्यूटर काम करते रहेंगे। अगर हाँ हब खराब हो जाता है तो फिर सारे कंप्यूटर बाधित होंगे। अन्यथा अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कंप्यूटर खराब होता है तो सारे कंप्यूटर जो है वर्क करते रहते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई बाधित नहीं होता हैगा। इसके बाद देखिए इसके लाभ क्या हैंगे। तो प्रत्येक कंप्यूटर हब से अलग केबल द्वारा जुड़ा होता है, ये सबसे पहले फ़ायदा होता हैगा। यानी सारे कंप्यूटर जो हैं अलग अलग जुड़े हुए हैं, केवल हब से कनेक्ट है, यानी कि इसलिए खराबी को ढूंढना और उसको दूर करना सरल होता है। मान लीजिए ये कंप्यूटर खराब है, मालूम पड़ेगा ये कंप्यूटर खराब है, उसको ठीक कर लिया जाएगा इसमें, क्योंकि बाकी कंप्यूटर तो वर्क कर रहे हैंगे। यदि कोई केबल लगाई गई है अथवा हटाई गई है तो ये संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित नहीं करती है, तो ये इसमें लाभ है। इसके बाद इसके हानियाँ देख लें हम लोग। इस नेटवर्क में केबल की लंबाई अधिक होने के कारण ये काफ़ी खर्चीला पड़ता है। आपने देखा होगा प्रत्येक कंप्यूटर के लिए हम लोग अलग केबल की आवश्यकता पड़ रही हैगी। एक नए कंप्यूटर को जोड़ने के लिए उसे हब तक जोड़ा जाता है, इसके कारण एक अलग केबल की आवश्यकता पड़ती हैगी। यदि हब खराब हो जाए तो संपूर्ण नेटवर्क फिर फेल हो जाता हैगा, तो ये इसकी हानियाँ हैंगी। इसके बाद देखिए प्रोटोकॉल क्या होता हैगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क को सुचारू रूप से कार्य कराने के लिए नेटवर्क को कुछ नियमों का पालन करना होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर कंप्यूटर नेटवर्क को सुचारू रूप से काम कराना हैगा तो कुछ नेटवर्क के कुछ नियम होते हैं, हमें उससे फॉलो करना होता है, उसका पालन करना होता है। इन्हीं नियमों को ही क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल। समझ में आए प्रोटोकॉल क्या होता हैगा? कि कंप्यूटर नेटवर्क को सुचारू रूप से कार्य कराने के लिए नेटवर्क के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, इन्हीं नियमों को ही प्रोटोकॉल कहते हैं। जो कंप्यूटर प्रोटोकॉल का पालन करते हैं उनमें चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उनमें डाटा का संचरण आसानी से हो जाता है। प्रोटोकॉल के कुछ उदाहरण जो हैं अब आपको बताने जा रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का प्रयोग जो है वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के माध्यम से HTML पेज संचरण के लिए होता है। दूसरा प्रोटोकॉल है TCP या IPv6 कहते हैं, यानी TCP का फुल फॉर्म होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल, या IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP या IP दो प्रोटोकॉल का एक सुइट है। इनका पूर्ण रूप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यह सुइट इन दो मुख्य प्रोटोकॉल के अतिरिक्त भी प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। यह सुइट यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पर विकसित किया गया था, जो आज नेटवर्क पर डाटा संचरण के लिए प्राकृतिक बन गया है। ये यहाँ तक कि अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैंगे जिनका अपना प्रोटोकॉल होता है भी ये सुइट का सपोर्ट करते हैंगे। नेक्स्ट है संचार चैनल। संचार चैनल जो है यानी कम्युनिकेशन चैनल जिसे बोलते हैं। संचार चैनल से तात्पर्य यह है कि उस माध्यम से है जिसके द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। यानी संचार चैनल के माध्यम से ही हम लोग जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और समानांतर प्रयोग किए जाने वाले कुछ संचार चैनल जो हैं ये है ट्विस्टेड तार युग्म, फाइबर, ऑप्टिकल केबल, कोएक्सियल केबल और वायरलेस लिंक्स। यानी आपने देखा होगा एक संचार से दूसरे संचार तक कम्युनिकेट करना, यानी कि वार्तालाप करना या मैसेज भेजना या बातचीत करना के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। ये माध्यम जो है आपकी ये ट्विस्टेड तार युग्म हो सकते हैं, फाइबर हो सकते हैं, ऑप्टिकल केबल हो सकते हैं, या कोएक्सियल केबल या वायरलेस लिंक, ये सारे माध्यम होंगे। तो पहले हम जो है ट्विस्टेड तार युग्म के बारे में पढ़ लें। यह परस्पर लिपटे तारों का एक युग्म होता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, जिसमें दोनों तार भी धात्विक पतले तारों के रेशों से बने होते हैं। दो प्रकार के ट्विस्टेड तार युग्म जो होते हैं ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर यानी कि STP तथा अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यानी UTP। तारा STP में संरचनात्मक शील्ड होती है जबकि UTP में नहीं होती हैगी। ट्विस्टेड संलग्न चुंबर और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में से वैद्युत चुंबक को कम कर देता है। STP केबल UTP केबल की तुलना में भारी होता है
क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में अतिरिक्त शील्ड का प्रयोग होता है तो यूटीपी की तुलना में एसटीपी में बहुत कम वैद्युत चुंबक प्रतिरोध करता है। ट्विस्टेड केबल लैन में प्रयोग की जाती है, तो ध्यान रखिएगा लैन में जो केबल यूज़ होती है वो यही केबल यूज़ होती है, ट्विस्टेड केबल। ठीक है, दूसरा केबल है कोएक्सियल केबल। इस माध्यम में एक धात्विक नली के केंद्र में तांबे का तार होता है, आपने देखा होगा इसे, और इन दोनों के मध्य एक कुचालक पदार्थ की परत होती है। ट्विस्टेड तारों का उपयोग करने पर यदा कदा संचार के समय व्यवधान अथवा टेलीफोन पर बात करते समय ध्वनि सुनाई देती है। इस समस्या के समाधान के लिए कोएक्सियल केबल का विकास किया जाता है। इसका प्रयोग ऐसे संवेदनशील संचार में किया जाता है जिसमें व्यवधान से संचार अधिक प्रभावित हो सकता है, जैसे कि टेलीविज़न के लिए केबल कनेक्शन। हमने देखा होगा टेलीविज़न कनेक्शन के लिए हम लोग जो केबल यूज़ करते हैं वो यही केबल होती है, कोएक्सियल केबल। हमारे घरों में जो डिश लगी होती है उसमें जो वायर यूज़ होता हैगा वो यही वायर होता है, कोएक्सियल केबल। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि बीच में जो है इसमें एक सेंटर में तांबे का तार है और इसके चारों ओर जो है कुचालक पतली की परत होती हैगी। तीसरे प्रकार का हैगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। इस संचार माध्यम की एक आधुनिक तकनीक है यह केबल कांच के हजारों पतले रेशों से निर्मित होती है, ध्यान रखिएगा। इसमें प्रकाश का संवहन हो सकता है। इसमें प्रत्येक कांच का रेशा एक बॉल यानी हेयर के समान बारीक होता है। इसमें संचरण के लिए डाटा को प्रकाश पुंज में परिवर्तित किया जाता है और डाटा के इस प्रकाश पुंज को एक लेज़र डिवाइस द्वारा करोड़ों बिट्स में भेज दिया जाता है, प्रति सेकंड की गति से प्रेरित कर दिया जाता है। प्रत्येक रेशा एक फाइबर कहलाता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल का भार कोएक्सियल की अपेक्षा कम होता है, यह युग्म में सुगम होता है। नेटवर्क डिवाइस। एक कंप्यूटर नेटवर्क को स्थापित करने के लिए विभिन्न डिवाइसों की आवश्यकता होती है। आइए कुछ यहाँ पर हम लोग डिवाइसों के अध्ययन करते हैं। कुछ डिवाइसें जो नेटवर्क को स्थापित करती हैं और क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैंगी। तो पहला है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये देखिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है ये एक प्रकार का विस्तारक बोर्ड होता है जो कंप्यूटर में प्रविष्ट कर कंप्यूटर को एक नेटवर्क से जोड़ा जाता है। अधिकतर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक विशेष प्रकार के नेटवर्क प्रोटोकॉल तथा माध्यम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। हालांकि कुछ कार्ड जो है कई असमान नेटवर्क में भी प्रयोग किए जाते हैं। मॉडेम, जो दूसरा नेटवर्क डिवाइस है वो है मॉडेम। डिजिटल संकेत एनालॉग माध्यम फ़ोन लाइन पर प्रेषित नहीं है हो सकते हैं, इसलिए डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। यह क्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। इसी प्रकार एनालॉग संकेत डिजिटल माध्यम को प्रेषित नहीं हो सकते हैं, इसलिए एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। यह क्रिया डिमोड्यूलेशन कहलाती है। मॉड्यूलेशन और डिमोड्यूलेशन इन दोनों क्रियाओं को करने वाली एक डिवाइस होती है जिसे हम लोग मॉडेम कहते हैं। यह मॉड्यूलेशन और डिमोड्यूलेशन जो होते हैं का संक्षिप्त रूप है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। इसे कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, पहले कंप्यूटर दिया हुआ है, उसके बाद फिर मॉडेम आए हैं आपके, और फिर दूसरा कंप्यूटर है। तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में जोड़ने के लिए जो है माध्यम चाहिए, वो हमें मॉडेम, ये एक संचार माध्यम होता हैगा। और कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। इसे कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। नेटवर्क हब देखिए, इसके बाद हब क्या होता हैगा। तो नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटरों के तारों को एक साझा बिंदु में जोड़ने का कार्य हब के द्वारा किया जाता है। यह एक बॉक्स जैसा होता है जिसमें प्लग लगाने के लिए अलग अलग छिद्र होते हैं, इन्हें हम लोग पोर्ट कहते हैं। तो हब जो है एक प्रकार का पोर्ट है जहां पर जो है अलग अलग कंप्यूटरों के तारों को साझा करके जो है जोड़ा जाता हैगा। अगला नेटवर्क डिवाइस है स्विच। स्विच जो है एक प्रकार की डिवाइस है जिसका प्रयोग भी नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। स्विच हब से अधिक बुद्धिमान होता है। हब के विपरीत स्विच आने वाले डाटा को केवल इच्छित कंप्यूटर पर ही भेजता है, यानी जिस कंप्यूटर में आपको भेजना है उसी में ही भेजता हैगा। यह अपने से जुड़े सभी कंप्यूटरों का पता रखता है। इस प्रकार यदि सूचनाओं का एक पैकेट आता है तो यह इच्छित कंप्यूटर को ही प्रेषित करता है, ध्यान रखिएगा।
यानी जिसकी ज़रूरत होती, जो डिमांड करेगा कंप्यूटर वहीं पर ही प्रेषित करता, आगे भेजता है। इस कार्य के दौरान कंप्यूटर से जुड़े अन्य कंप्यूटर उस डाटा से कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क की जो सुरक्षा होती है वो किस प्रकार से होती है। तो नेटवर्क सुरक्षा क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है। तो नेटवर्क पर एक कंप्यूटर को अन्य यूजर्स द्वारा एक्सेस किया जाता है, इसलिए अपने डाटा को चोरी होने तथा किसी अन्य द्वारा एक्सेस होने से बचाने के लिए एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये प्रक्रियाएं कौन सी हैं, यानी कि कंप्यूटर को नुकसान न हो। तो कंप्यूटर, इसे हम लोग थ्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं, यानी कंप्यूटर को नुकसान। तो नेटवर्क द्वारा कंप्यूटरों को के मध्य फाइलों को साझा किया जाता है, ये तो आप जानते ही आप, है ना। इसकी नेटवर्क द्वारा, जो नेटवर्क कंप्यूटर होता है, इसके द्वारा जो है हम लोग फाइलों को, डेटा को साझा करते हैंगे। यदि नेटवर्क पर उपस्थित कंप्यूटरों में कोई कंप्यूटर वायरस जैसे कि वॉर्म, ट्रोजन आदि द्वारा संक्रमित है तो अन्य कंप्यूटर भी फाइलों को साझा करने में संक्रमित हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर एक कंप्यूटर में वायरस है तो आप उससे अगर शेयर कर रहे हो दूसरे कंप्यूटर को, तो उस कंप्यूटर में भी क्या होगा, वायरस पहुंच जाएगा। तो ये कंप्यूटर नुकसान वाले जो सुरक्षात्मक आवरण जो होना चाहिए वो कौन कौन से थ्रेड्स हैं। पहला है वायरस। वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्वयं ही फैलता रहता है। वायरस किसी भी फाइल पर आक्रमण करता है और जब तक यह फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर में कॉपी की जाती है तो यह फाइल का वायरस दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है। लोग अनजाने में ही ईमेल के साझा करने अथवा भेजने से भी प्रभावित हो जाते हैं। ध्यान रखिए, जैसे आप तो मेल भेज रहे थे लेकिन उसके मेल में हो सकता है वायरस हो और वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरा है वॉर्म। वॉर्म वायरस के समान ही होएगा क्योंकि यह भी वायरस की तरह अपने आप को दुगना करने की क्षमता रखता है, परंतु यह वायरस की तरह दूसरे क्रियान्वित जो योग्य फाइलों को संक्रमित नहीं करता है। इस प्रकार का वायरस जो है अपने ही कोड को तेजी से दोहराते हुए हार्ड डिस्क को भरने का प्रयास करता है तथा यह नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटरों को अपने संक्रमण से घेरे में ले लेता है। यह डिस्क केवल इसके स्थान को घेरकर व्यर्थ डिस्क स्पेस बर्बाद करता है, यानी जो अगर स्पेस है डिस्क में और ये वायरस पहुंच जाता है तो इसमें जबरदस्ती की वो मतलब अननेसेसरी फाइलें बना देता है और जो आपका स्पेस है वो भर जाता है, तो डिस्क स्पेस को बर्बाद करता है ये वॉर्म। तीसरा है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स या संक्षेप में ट्रोजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कुछ उपयोगी और लाभकारी कार्य करने वाला का जो दावा करता है, जबकि यह क्रियान्वित किए जाने पर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। कुछ इस प्रकार के वायरस संक्रमित ही अपना कार्य नहीं करते बल्कि एक विशेष परिस्थिति जैसे कि कोई विशेष दिनांक, है ना, कोई डेज आदि के आने के बाद सक्रिय होते हैं तथा कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना। ट्रोजन अत्यधिक नुकसानदायक होते हैं क्योंकि कोई इसे आपके कंप्यूटर में क्रियान्वित करके आपकी व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण जानकारी अपने नियंत्रण में ले सकता है। कोई भी यूज़र ट्रोजन को ईमेल के द्वारा आपके कंप्यूटर में क्रियान्वित कर सकता है। वायरस, वॉर्म और ट्रोजन आपके डाटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं अथवा आपके कंप्यूटर के प्रदर्शन और स्पीड को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले थ्रेड्स थे, है ना, जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद डाटा चोरी। यह कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक गंभीर समस्या है। डाटा चोरी जो है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए जो है गंभीर समस्या है। लोग कंप्यूटर नेटवर्क को बाधित करके या उसके कार्यप्रणाली को बाधित कर देते हैं अथवा महत्वपूर्ण सूचनाओं की चोरी कर लेते हैं। वे लोग जो कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क में सेंध मारकर महत्वपूर्ण जानकारी चुरा लेते हैं हैकर्स कहलाते हैं। ये लोग कंप्यूटर विशेषज्ञ होते हैं। कंप्यूटर हैकर दो प्रकार के होते हैं, वाइट हैकर और ब्लैक हैकर्स। ठीक है, तो पहले हम लोग वाइट हैकर्स के बारे में जान लें। ये नेटवर्क की कमियों को दूर करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो वाइट हैकर्स होते हैं ये नेटवर्क की कमियों को दूर करते हैं। ये अपनी सेवाएं कॉरपोरेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन तथा शैक्षिक संस्थानों जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं को प्रदान करते हैं ताकि वे अपने नेटवर्क को अधिक सुरक्षित रख सकें। दूसरे प्रकार के हैंगे आपके ब्लैक हैकर्स। इनकी मंशा गलत होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नेगेटिव होते हैं, इनकी मंशा गलत होती है। इनके कुछ उदाहरण जैसे बैंकों से धन निकालना, अपने खातों में कर लेना, है ना, बैंक से ये धन निकाल करके अपने खातों में डाल लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारियाँ चुराना, एक संस्था के कंप्यूटर नेटवर्क पर आक्रमण करके सूचनाएं बदल देना,
तो इस तरह से इसका मिसयूज़ करने वाले हैकर्स हैं ये। इसके बाद देखिए कंप्यूटर सुरक्षा और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो वायरस से अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए जो है कंप्यूटर में एंटीवायरस का प्रयोग करा जाता है। हम लोग उसमें इंस्टॉल करते हैं एंटीवायरस, जिससे हमारा कंप्यूटर जो है वायरस से सुरक्षित रहता है, जिसे समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। एंटीवायरस कंप्यूटर में उपस्थित वायरस, वर्म आदि को ढूंढकर आपको चेतावनी दे देता है। यह वायरस को निष्क्रिय करके कंप्यूटर को साफ कर देता है। और एंटीवायरस जो है ये सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि एवीजी, एवीरा, आपने देखोगे बहुत सारे आते हैं एंटीवायरस। तो ये कुछ उदाहरण हैंगे एंटीवायरस के, नॉर्टन और मैकफी। तो इस तरह से जो है कुछ एंटीवायरस के उदाहरण हैंगे। तो एंटीवायरस जो है ये कंप्यूटर को आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए होते हैंगे। इसके बाद देखिए फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क पर बिना अनुमति के एक्सेस करने से रोकने के लिए जो है फायरवॉल का प्रयोग किया जाता हैगा। यानी अगर कोई भी ऐसी फाइल जिसमें वायरस है या नुकसान पहुंचाने वाली है, तो पहले वो आपसे परमिशन, अगर ये फायरवॉल आपका एक्टिवेट है तो पहले वो आपसे परमिशन मांगेगा। ये आपको नोटिस करेगा कि ये फाइल जो है ये आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, आपको इसे डाउनलोड करना है या नहीं करना है। तो आपको एक चेतावनी के रूप में है ना भेजती हैगी। तो फायरवॉल को सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर अथवा दोनों की भांति क्रियान्वित कर सकते हैं हम लोग। सभी प्रकार का डाटा जो है, चाहे वह नेटवर्क कंप्यूटर से निकाला जा रहा हो या उसमें प्रवेशित किया जा रहा हो, को फायरवॉल से होकर गुजरना पड़ता है। और फायरवॉल जो होता है ये सभी प्रकार के डेटा और मैसेज की जांच करता है ना, कि कौन जो है आपके लिए सूटेबल है और कौन जो है गलत है। और जो मैसेज या डेटा कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा को खतरा होता है उसे ये निष्क्रिय कर देता हैगा। तो ये इस तरह से फायरवॉल जो है हमारे डेटा और मैसेज की सुरक्षा करता हैगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।